जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज एक रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों कथन और निष्कर्ष। ये बाकी अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें 2024 में जो आपकी SSC GD 2024 की जो परीक्षा हुई थी, तो यहाँ से दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये RWA की बुक है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें भाई कोई भी ऐसी डेट इसमें मेंशन नहीं की गई है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आप पे आया हो। लेकिन ये आपके एग्जाम में SSC GD में भी यहाँ से एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई कथन एवं निष्कर्ष वाले चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें आपके लगभग 54 क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन आपके कथन और निष्कर्ष से डिस्कस करेंगे और बाकी के जो आपके 6 से 27 क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और जिसको ये चैप्टर कम समझ में आता है तो वो क्लास को ध्यान से समझेंगे और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। और अभी तक की हमारी दोस्तों लगभग 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस RWA की रीजनिंग की बुक के। यदि आप लोगों ने 14 चैप्टरों की क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन सारी क्लासों को आप लोग देख सकते हो। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देंगे सेशन को। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। कथन और निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है भाई। आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको एक कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिए गए हैं और इसके साइड में आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपके क्या दिए गए भाई? ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन आपके ये हैं, जो भी आपका ऑप्शन होगा तो आप लोग यहाँ से हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई। ABCDEF करके दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल जो आपके ऑप्शन है, टोटल आपके 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ से दिया गया कथन में कह रहा है कि सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह कपड़ों पर 70% तक की छूट मिल रही है। और यहाँ पे आपको 2 निष्कर्ष दिए गए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 निष्कर्ष है तो मैं इन 2 ही निष्कर्षों में से आपको आंसर बताना है। जैसे कि ऑप्शन यदि मैं देखूँ यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं तो गलत कर देंगे। यहाँ पे सेकंड है, फोर्थ है तो ये भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई निष्कर्ष तो चौथा है ही नहीं, ना ही तीसरा निष्कर्ष है ना ही चौथा निष्कर्ष है। तो ये 2 ऑप्शन आपके कम हो जाएंगे। तो आपके बी और सी और ई और एफ, ये दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है भाई। ये थर्ड फोर्थ तो इसमें निष्कर्ष में जब है ही नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्या करना है भाई? क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन का निष्कर्ष पढ़िएगा। अब एक बात याद रखना भाई, जब भी आपको कथन और निष्कर्ष का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन यदि आपसे दिया जाए तो आपको निष्कर्ष में करना क्या है? देखो, इस जो आपका कथन दिया जाए हमें उस निष्कर्ष का आंसर हमें अपने कथन के अकॉर्डिंग ही देना है। क्या करना है मेरे भाई? तो आपको सर कथन के अकॉर्डिंग ही देना है। जैसा कथन में कहा जाएगा वैसे ही आंसर देना है। अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट आपको अपने माइंड में नहीं सोचना है। ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सेल के दौरान स्टोर में ऑनलाइन सभी जगह कपड़ों पर 70% तक छूट मिल रही है। क्या कह रहा है? छूट मिल रही है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है? निष्कर्ष में कहा गया है कि सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है। भाई सबसे पहले हम सेकंड निष्कर्ष की यदि हम बात करें, क्या कहीं पर भी कथन में ऐसा कहा गया है कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है? भाई ऐसा तो कहा नहीं गया। जब नहीं कहा गया तो ये कथन निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। सेकंड निष्कर्ष तो दोस्तों इस कथन का पालन ही नहीं कर रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। अब देखो, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। कथन में कहा है कि सेल के दौरान स्टोर में, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्टोर में और ऑनलाइन जगह में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी कपड़ों पर, सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। तो भाई यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्टोर की बात हो रही है और ऑनलाइन जगह की बात हो रही है। स्टोर की बात हो रही है और ऑनलाइन जगह की बात हो रही है। ये भाई सभी जगह की बात कर रहा है कि मतलब इस दौरान में सभी कपड़ों पर 70% छूट है भाई। तो ये भी निष्कर्ष कैसा हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर तो फिर कौन सा होगा? यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ई वाला ऑप्शन आपका कैसा होगा मेरे भाई, आप कहोगे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा, भाई ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है भाई, ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए इस तरह। प्याज की कमी में कुछ व्यापारियों द्वारा पैमानों पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि जो प्याज की कीमत है वो कैसी हो गई, ये बढ़ गई है। निष्कर्ष कह रहा है कि सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो निष्कर्ष हैं, तो भाई डी ऑप्शन होगा नहीं और ना ही ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फोर्थ ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ दे रहा है, तो ये तो अब निष्कर्ष है ही नहीं। ठीक है, तो सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगला निष्कर्ष कह रहा है कि लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। अच्छा, मतलब कि प्याज की यदि कीमत बढ़ गई है तो लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। भाई ये बहुत ही कठोर निष्कर्ष हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्याज की कमी है, जो व्यापारी हैं बड़े पैमाने में वो जमाखोरी का कारण करते हैं, जिससे प्याज की कीमतें जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि जो जमाखोरों पर हैं उन पर गवर्नमेंट को जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये वाला निष्कर्ष आपका कैसा हो जाएगा, आपको सर ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, तो आपको कि पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि कार्रवाई करके उस पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। ये वाला निष्कर्ष आपके कथन के अनुसार ये पालन करता है। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है इस कथन का अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है या नहीं, बता देना मेरे भाई एक बार। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही के अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भाई आप ये बताओ, आप ये बताओ, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो क्या हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य शरीर जैसी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाएंगी। भाई व्यायाम करने से हमारे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा नहीं होती हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं वो दूर और हो जाती हैं। व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाती हैं, ये तो कह रहा है कि पैदा हो जाएंगे। भाई ये निष्कर्ष तो ये किसका कथन का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, सेकंड वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अब कह रहा है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। भाई यही तो कहा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं, यानी कि उनको बीमारियां जो है कम लगती हैं। तो वही तो कह रहा है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। भाई कथन का क्या कर रहा है, ये पालन कर रहा है। तो ये पहला निष्कर्ष कैसा भाई, एकदम सही है। तो आप कहोगे सर कौन सा विकल्प है, भाई ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। रवि को अपनी कंपनी में लोग काम करते हैं। रवि की अपनी कंपनी में लोग काम करते हैं, यानी कि रवि नाम का एक कोई व्यक्ति है जिसकी एक कंपनी है, उसमें क्या कर रहा है कि लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। रवि एक उद्यमी है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। भाई आप ये बताओ, आप ये बताओ, क्या रवि एक अच्छा व्यक्ति है। आप कैसे बताओगे कि रवि एक अच्छा व्यक्ति, वो बुरा व्यक्ति भी तो हो सकता है। यहाँ कहीं पर भी कथन में हमें रवि के गुण के बारे में नहीं बताया गया है कि रवि कैसा है। हमें सिर्फ इतना बताया कि रवि एक कंपनी में, अपनी कंपनी में लोग काम करते हैं। रवि की एक कंपनी है, उसकी अपनी कंपनी में लोग काम करते हैं। भाई यहाँ पे रवि के हमें गुण के बारे में नहीं बताया गया, तो सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता कथन कि रवि एक अच्छा व्यक्ति है और रवि की अपनी कंपनी में लोग काम करते हैं, तो ये तो निष्कर्ष सेकंड इसका पालन कर सकता था। लेकिन यहाँ पर रवि के अच्छे और बुरे के बारे में हमें कथन में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब कह रहा है कि रवि एक उद्यमी है। भाई जब किसी व्यक्ति की कोई कंपनी होती है, उद्यमी का मतलब होता है उद्योगपति, यानी कि बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो भाई रवि क्या है, जब रवि की एक कंपनी है तो क्या हो सकता है, वो एक उद्यमी होगा। तो भाई पहला निष्कर्ष एकदम सही हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट अनुसरण करता है, तो फोर्थ का सी वाला ऑप्शन भाई एकदम सही हो जाएगा। भाई बताइएगा कि ये बात समझ में आई या नहीं। उद्यमी का अर्थ क्या होता है, व्यापारी होता है। व्यापारी का मतलब जो लोगों की कंपनी हो, उद्योग धंधे हैं, वो उद्यमी होते हैं। भाई रवि के बारे में यहाँ पर भी हमें कहीं भी अच्छे बुरे के बारे में नहीं बताया गया, तो इसलिए सेकंड निष्करण इसका जो है अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
कथन में कहा है कि देश बी अपने ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। हालांकि देश में मौजूदा वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। निष्कर्ष पढ़िएगा, कह रहा है कि आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह बंद होने की संभावना है। अब आप ये बताइएगा, क्या अभी तक आपने जितना कथन पढ़ा है, क्या इसमें कहीं पर भी कार की पुनर्बिक्री के बारे में हमें वर्णन दिया गया है या नहीं, बताओ। और ये कह रहा है कि पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। क्या यहाँ पर बंद होने की संभावना के बारे में कथन में कहीं पर भी कोई भी जानकारी दी गई है? आप कहोगे सर ऐसी तो हमें यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जब जानकारी नहीं दी गई तो पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। पहला निष्कर्ष तो इस कथन का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि देश बी के द्वारा ईंधन पर 30% की वृद्धि की जाएगी। भाई कह रहा है कि देश बी पर ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों में से वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है और वाई अन्य देशों के कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। भाई 30% यानी कि ईंधन बी में है या वाई में? तो भाई यहाँ पे तो कह रहा है कि देश वाई की बात हो रही है, यहाँ पर देश बी दे रहा है। देश वाई में 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है, ये कह रहा है कि देश बी में। तो भाई ये भी निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बताओ भाई समझ में आई बात या नहीं? ये क्वेश्चन जो होते हैं बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ के आपको सोच समझ के इस क्वेश्चनों का आंसर करना होता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों को डिफिकल्ट जरूर लगेंगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ में कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको उतने ही आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कथन में कहा गया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। भाई बात बिल्कुल सही है, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो सीधी सी बात है कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष में कहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। भाई अब आप ये बताओ, अब आप हमें ये बताओ कि परीक्षा में यदि आप पास होंगे तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। अब भाई गधे रहोगे तो भाई कैसे पास हो जाओगे? तो भाई पहला निष्कर्ष तो भाई बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, बिल्कुल सही है, जो कि इस कथन के लायक है। यानी इस कथन का अनुसरण कर रहा है हमारा पहला निष्कर्ष कि यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। और भाई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान बनना पड़ेगा, यानी कि भाई निष्कर्ष फर्स्ट इस कथन का अनुसरण कर रहा है, यानी कि उसका पालन कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। वही कर लेगा भाई, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, कैसे कर लेगा भाई? यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात तो की नहीं गई है। यहाँ पर जो बात हो रही है, यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात की गई है, लेकिन वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। भाई यहाँ पे तो कहा नहीं गया कि उत्तीर्ण कर लेगा, यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यदि वो नहीं है, यानी कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि वो बुद्धिमान है या गधा है, समझ रहे हैं, तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा है हो जाएगा। ये कह रहा है कर लेगा, यानी कि ये बिल्कुल 100% बता रहा है। भाई यहाँ पर तो संभावनाएं हैं कि यदि वो होगा तो भाई पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पे संभावना प्रकट कर रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। तो सेकंड आंसर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे सर आप? क्या कहोगे सर? केवल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बात समझ में आई या नहीं? केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन मुझसे जल्दबाजी में, यदि कोई भी क्वेश्चन को लेकर त्रुटि हो गई हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि भाई गलतियां सभी से हो जाती हैं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन जैसे जल्दबाजी में ना समझ पाया हो, मुझसे अचानक से कोई गलती हो गई हो, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना कि सर ये क्वेश्चन में ये गलती हुई है। तो उसको मैं मैसेज करके कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप सभी लोगों को जानकारी उसकी सही सही मिल सके। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अच्छी बात है भाई। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? निष्कर्ष पढ़ेंगे। कह रहा है कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। भाई ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मनुष्यों का जो आर्थिक विकास है, यदि आर्थिक विकास में यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको भाई कठिन परिश्रम करना होगा। तो भाई यहाँ पे जो कह रहा है कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, तो ये बिल्कुल बात सही है। कठिन परिश्रम और आर्थिक विकास की बात कथन में भी कही है, तो ये निष्कर्ष फर्स्ट इसका क्या कह रहा है?
पूरी तरीके से पालन कर रहा है, तो पहला निष्कर्ष एकदम सही हो जाएगा। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई क्यों असंभव है? ये तो भाई संभव बात है, ये तो भाई बिल्कुल गलत कह रहा है। कह रहा है कि करना असंभव, सेकंड आंसर बिल्कुल गलत है। ये तो भाई बिल्कुल लोगों को क्या कर रहा है, भाई लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि भाई बिल्कुल भी काम ना करो, है ना। तो यहाँ पर भी कहीं पर भी यहाँ पे असंभव और संभव की बात की गई है। भाई गलत कह रहा है कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई गलत बात है, कर सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर अपने अंदर एक जिज्ञासा होगी कि हमें अपने आर्थिक विकास को प्राप्ति करने के लिए भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी आपको कठिन परिश्रम करना असंभव है, असंभव वाली बात तो यहाँ पर कहीं नहीं की गई है, और ना ही ये क्वेश्चन नंबर ना ही इस कथन का ये पालन कर रहा है। जब कथन का पालन ही नहीं कर रहा है तो ये सातवां ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का अनुसरण कर रहा है। समझ गए ना मेरे भाई? चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दो कथन दिए गए हैं, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। दो कथन, दो निष्कर्ष हैं, दोनों कथनों का आपस में अनुसरण करना है। आगे कह रहा है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। नियमित जो छात्र हैं वो परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। अब भाई निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आप एक पॉइंट देखो, निष्कर्ष नंबर 2 में, निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। भाई सभी छात्र नियमित थोड़ी होते हैं, कुछ छात्र नियमित होते हैं। ये तो आपको कथन में भी बताया गया है। यदि यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि निष्कर्ष में यदि ये कहता कि असफल होने वाले कुछ छात्र नियमित होते तो ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें कथन में बोला गया है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, और ये क्या कह रहा है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। भाई सभी थोड़ी होते हैं, कुछ होते हैं। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है भाई, पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। भाई क्यों नहीं होते हैं? भाई जो सफल छात्र होंगे वो तो खैर नियमित ही तो होंगे। हाँ, ये कहता कि सभी असफल छात्र नियमित नहीं होते हैं, ये तो मान सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। भाई नियमित नहीं, नहीं नियमित होते हैं, तो ये सही होता है। ये कह रहा है नियमित नहीं होते हैं। भाई ये भी निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो भाई ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ई, ई इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं? भाई थम्स अप कर देना एक बार सभी लोग, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। भाई नियमित होते हैं, ये नहीं होते कह रहा है, बिल्कुल गलत, ये इसका पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, सचिन की बहन अच्छा गाती है। भाई यहाँ पे दो कथन है, यहाँ पे हमें सचिन के बारे में बताया है गया है और सचिन की बहन के बारे में बताया गया। सचिन के बारे में मुझे बताया गया है कि सचिन जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, और सचिन की बहन के बारे में बताया गया है कि सचिन की बहन अच्छा गाती है। अब वही निष्कर्ष पढ़ेंगे, कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भाई आप ये बताओ, यहाँ पर हमें सचिन के बारे में एक अलग कंडीशन बताई गई है और उसकी बहन के बारे में एक अलग कंडीशन बताई गई है कि सचिन तो एक बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है और उसकी बहन जो है वो अच्छा गाती है। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भाई नहीं, सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, केवल सचिन एक बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, बहन तो गाना गाती है। बहन के बारे में देखो, क्रिकेट खेलने के बारे में कहीं पर भी यहाँ पे कथन में नहीं कहा गया है। तो पहला कथन निष्कर्ष बिल्कुल गलत है भाई। ये कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। भाई गलत हो जाएगा। सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। भाई बिल्कुल बात सही है। प्रतिभाशाली का मतलब जानते हो, जिस कार्य में आप निपुण हैं या जिस कार्य में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें आप कार्य में प्रतिभाशाली माने जाते हैं। जैसे कि सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, बढ़िया का मतलब जानते हो, आपके अंदर वो प्रतिभा है जो आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो। सचिन की बहन अच्छा गाती है। भाई कैसा गाती है? अच्छा गाती है, तो उसके अंदर वो प्रतिभा है जिससे वो अच्छा गाती है। तो यानी कि सचिन अपनी जगह प्रतिभाशाली है और उसकी बहन अपनी जगह प्रतिभाशाली है। तो सेकंड निष्कर्ष कैसा है? अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है भाई कि सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड वाला अनुसरण करता है। फर्स्ट तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा भाई, सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली। भाई जब क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छे से तो प्रतिभाशाली माने जाएंगे।
समझ में आ गया हो तो भी लाइक कर देना वीडियो को और थम्स अप करके ज़रूर कमेंट में बता दें कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अरुण 3 भाई बहन है। भाई कथन को हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ना है एग्जाम के लिए। अरुण जो है वो 3 भाई बहन है। अरुण की बहन करुणा है और उसका भाई तरुण, दोनों ही उससे छोटे हैं। समझ गए ना भाई क्या कह रहा है कि अरुण जो है वो 3 भाई बहन है। अरुण की जो बहन है करुणा और उसका एक भाई है तरुण, वो दोनों ही अरुण से कैसे छोटे हैं। अब भाई निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में कह रहा है कि करुणा तरुण से बड़ी है। भाई करुणा तरुण से कैसी है भाई, बड़ी है। भाई यहाँ पे तो कहा नहीं गया कि करुणा तरुण से बड़ी है। तरुण भी तो करुणा से बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमसे तो ये बोला गया है कि अरुण की जो बहन है वो करुणा और उसका भाई तरुण दोनों अरुण से छोटे हैं। दोनों ही उससे छोटे हैं, यानी कि ही शब्द किसके लिए, अरुण के लिए। दोनों ही उससे कैसे छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कथन में कहीं पर यह नहीं बोला है कि करुणा तरुण से बड़ा है या छोटा है, या तरुण करुणा से बड़ा या छोटा है। तो भाई यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि करुणा तरुण से बड़ी, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि करुणा तरुण से बड़ी। भाई आप नहीं बता पाओगे क्योंकि हमें कथन में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं। बताओ, आप ये बताओ, यहाँ कहीं पर भी हमें आयु के बारे में बताया गया है कि करुणा और तरुण की आयु इतनी है, जो समान आयु के लिए हमें बोल रहा है। भाई ये भी निष्कर्ष कैसा है, गलत है। ये भी निष्कर्ष कैसा मेरे शेर, आप कहोगे गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। भाई ना तो पहला कथन अनुसरण कर रहा है और ना ही दोस्तों दूसरा कथन अनुसरण कर रहा है। समझ गए ना भाई? कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि एसएससी जीडी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई मैं आपको इतने अच्छे से धीरे धीरे स्लोली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपके माइंड से बाहर ना जाएं। आपके आज के 27 क्वेश्चन, कल इसकी फिर से एक क्लास लाएंगे। तो जो आपका मन में एक डर है कथन और निष्कर्ष को लेकर, आपको लगता है कि सर हमारे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो भाई आज से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विकास समान नहीं है। यानी कि भाई शहरी क्षेत्र का जो विकास है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास है, दोनों में अंतर है, समान तो बिल्कुल है ही नहीं। अब भाई निष्कर्ष पढ़ते हैं। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा। भाई आप ये बताओ, यहाँ पे कहीं पर भी हमें निर्धनता के बारे में कहा गया कथन में? सोच के बताओ आप लोग। आपसे केवल इतना कहा गया कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में। अब भाई यहाँ पे निष्कर्ष में दे रहा है कि निर्धनता कह रहा है, तो भाई निर्धनता के बारे में हमें नहीं बताया गया है, हमें केवल उसके क्षेत्रों के विकास के बारे में बताया गया। जब निर्धनता के बारे में बात ही नहीं की गई है तो भाई इसका कथन का तो पालन करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। परिवार की असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण। भाई जब निर्धनता की कहीं पर भी बात नहीं की गई है, ना ही इसमें परिवार के असीमित आकार की बात की गई है, यहाँ पर केवल और केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात की गई, तो ना तो सेकंड अनुसरण कर रहा है और ना ही फर्स्ट वाला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट कर रहा है और ना ही सेकंड अनुसरण कर रहा है। आप कथन को पढ़ के खुद बता सकते हो कि सर ये तो पालन ही नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को? चलिएगा भाई अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है। मतलब भारत में जो 25% जो शीर्ष गृहस्थ के पास जो है उनकी जो राष्ट्रीय इनकम है वो 50% है। अब भाई निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ लोगों के पास आपूर्ति के लिए संसाधन होते हैं। भाई आप ये बताइएगा, क्या यहाँ पर कहीं भी उनकी आपूर्ति के संसाधन के बारे में हमें बताया गया है? नहीं बताया गया है। हमें तो केवल उनकी इनकम के बारे में बताया गया है, हमें उनकी इनकम के बारे में बताया गया है। तो ये तो भाई पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, जो कि इससे बिल्कुल भी कथन का पालन नहीं कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। आप पहचानोगे कैसे कि वितरण असमान है? आप कहोगे सर यहाँ पे राष्ट्रीय आय की तो बात की गई है लेकिन यहाँ पर वितरण समान है, ये कैसे जानेंगे?
भाई देखो भारत में जो शीर्षग्रस्त है उनका 25% है, इनका 50% है, तो भाई 25% 50% ये समान है कि असमान है? अब आप ही बताओ, क्योंकि यहाँ पे भाई भारत में जो शीर्षग्रस्त है उनके पास भारत में 25% और शीर्षग्रस्तों के पास 50% की इनकम है, तो ये आपस में कैसे असमान है? तो यही तो बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, समान नहीं है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25% 50% आपस में कैसे असमान है? क्योंकि भारत में और शीर्षग्रस्तों के पास 50%, भारत में 25%, तो ये कैसे आपस में असमान है, इनकी जो इनकम है वो असमान है। तो ये सेकंड वाला आंसर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहां असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। यहाँ पर भी देखो दिखाए, यहाँ पर लिया गया है ही रोका जा सकता है। यहाँ पर वो दोस्तों स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऑप्शन नहीं रखे, लेकिन आपको केवल फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष में बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। निष्कर्ष कह रहा है कि असमानता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरक हैं, यहाँ पे पूरक लिखा है, ठीक है भाई, यहाँ पे पूरक लिखा है। अब यहाँ पे देखो असमानता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है भाई, पूरक नहीं है, ये तो भाई गलत कह रहा है। हाँ ये सही हो सकता है कि असमानता और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि असमानता और विकास ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि देश के जितने भी प्रांत हुए हैं उनमें विकास तो होता है, लेकिन वहाँ जो असमानता है कह रहा है कि स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो विकास और स्वतः असमानता जब उत्पन्न होगी तो वो एक दूसरे के कैसे हैं भाई, पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे सर 13 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं। भाई ये को कथन आपका दिया बिल्कुल छोटा सा है, कह रहा है कि कक्षा में सभी लड़कियां जो कैसी हैं वो परिश्रमी हैं, सभी लड़कियां परिश्रमी हैं। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे, निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि कक्षा में एक भी लड़का नहीं है। भाई यहाँ पे देखो लड़के की बात कही गई है, कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में एक भी लड़का नहीं है। यहाँ पर लड़कियां और परिश्रमी की बात कर रहा है, लड़के की बात नहीं कर रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत। कक्षा में लड़के मंदबुद्धि की, भाई लड़के की बात कहाँ है, लड़कियों की बात हो रही, गलत है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट आंसर कर रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड, ऑप्शन नंबर ई। पहली बात तो कक्षा में लड़कियों की बात कह रहा है कि सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, और कह रहा है कि लड़के मंदबुद्धि के, भाई लड़कों की बात नहीं लड़कियां की बात हो रही, तो निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है। तो 14 का क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष कैसे भी गलत हो जाएंगे। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, और दूसरा कथन दिया गया कि छात्र सिपाही नहीं है, छात्र सिपाही नहीं है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताएंगे। छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, भाई क्या बात कर रहे हो, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, क्या छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं? भाई ये बात कैसे भाई गलत है, गलत कह रहा भाई। तो ये निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी छात्र को देश सेवा के बारे में नहीं बताया गया, केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। भाई केवल, केवल वाला तो हमेशा गलत होता है, इस चीज़ को याद रखो। भाई केवल छात्र ही करते हैं, देश की जनता नहीं चाहती है कि उसके देश की सेवा हो, और भाई जो देश पे बॉर्डर पे जो जवान लगे वो भी तो देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पर केवल शब्द है, जो केवल शब्द लगा देने से ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, यानी कि छात्र ही कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ से कैसे हैं भाई, गलत हैं। एक भी निष्कर्ष इस कथन का पालन नहीं कर रहा है, तो दोनों निष्कर्ष ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा कि नेपाल एक गरीब देश है। नेपाल जो है एक कैसा देश है भाई, आप कहोगे सर नेपाल एक गरीब देश है, ये कथन में हमसे बोला गया है। नेपाल के रहने वाले भिखारी हैं, क्या बात कर, मतलब गरीब है तो मतलब क्या हर एक गरीब व्यक्ति का भीख मांगता है? भाई कैसी बात करो, गलत है। क्या यहाँ पर बोला है कि नेपाल एक भिखारी है? भाई भिखारी के बारे में नहीं बोला, गरीब देश है। नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते, क्या यहाँ पर कहीं पर भी नेपाल में रहने वाले
लोगों के काम के बारे में बताया गया है कि नेपाल के लोग काम नहीं करते। क्या गरीब व्यक्ति काम नहीं करता है? भाई करता है। लेकिन यहाँ पर हमें कथन में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई है कि नेपाल में रहने वाले काम नहीं करते हैं, इसलिए वो गरीब देश है, वहाँ के लोग भीख मांगते हैं। ऐसा तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट को लेकर कथन में नहीं कहा गया है। तो नो तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ना ही सेकंड। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ई वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया या नहीं बताओ? आ गया ना समझ में? चलिएगा आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एसएससी जीडी में कोई भी क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन चैप्टर से बनता है कथन निष्कर्ष से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डीपली एग्जाम में पूछेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़े ही आसानी से कर लोगे। मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता है। यानी कि जो मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पर बिना ऊंट के काम नहीं चल सकता है। अब देखो निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊंट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन। भाई आप सभी जानते हो। अब भाई वहाँ भैंस थोड़ी जाएंगे भाई रेगिस्तान में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आप सभी ने बचपन से पढ़ा है, हमने भूगोल में सीखा है कि रेगिस्तान का जो जहाज है वो ऊंट को कहा जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, मरुस्थल जो है वहाँ पर रेत होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर सिर्फ ऊंट ही है जो कि हफ्तों पानी भी नहीं पीता है। अब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे प्यास से मर जाएंगे, भाई पानी भी नहीं मिलेगा कहीं पे। तो रेगिस्तान में क्या होता है भाई, ऊंट, उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और रेगिस्तान का जो सबसे अच्छा साधन है वो होता है ऊंट, जो कि चलता ही जाता है, थकता भी नहीं है और ना ही उसको प्यास लगती है। तो इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो भाई ऊंट जो है ये सबसे अच्छा साधन है हमारे रेगिस्तान के लिए। तो मरुस्थल में ऊंट का ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है। भाई बिल्कुल बात सही है। यानी कि ये पहला जो निष्कर्ष है इसका पालन कर रहा है, पहला निष्कर्ष इसका तो पालन कर रहा है, बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊंट बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। भाई ये बताओ, यहाँ पर कहा गया है कि मरुस्थल में ऊंट बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मरुस्थल में ऊंट ही चल पाती हो तो सबसे ज़्यादा ऊंट मरुस्थल में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। भाई ये तो भाई एग्जैक्ट यहाँ पे कथन में नहीं कहा गया है, गलत हो जाएगा। पहला सेकंड आंसर क्या, सेकंड जो निष्कर्ष है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल फर्स्ट आंसर करता है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है कि मरुस्थल में ही ऊंट का आवागमन सबसे सुगम यानी कि सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ऊंट की असंख्या के बारे में हमें कहीं पर भी कथन में कोई बात नहीं की गई है। तो यही तो कह रहा है कि मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कहते हैं, आवागमन ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर आने और जाने की ही बात तो कह रहा है। क्लियर हो गया ना, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? चलिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है। बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। भाई अब आप ये बताओ, आप ये बताओ, जब यहाँ पर वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है, ये तो बात एक अलग मैटर है। अब सबसे पहले ये बताओ कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा, अब भाई जब ये हवाई सेवा से जुड़े होंगे तभी तो इनकी यात्रा संभव है। तो भाई ये तो भाई निष्कर्ष बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों? कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े। भाई बिल्कुल बात सही, जब वायुयान से यात्रा करोगे तो भाई हवाई सेवा से तो जुड़े होगे। अब कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई के बीच यातायात का अन्य कोई साधन नहीं है। भाई क्यों नहीं है साधन? क्या कथन में कहीं पर भी ये कहा गया है? मतलब सबसे अधिक तेज का मतलब जानते हो क्या? मतलब लोग जो है ना वहाँ के जो सबसे ज़्यादा निर्भर हैं वो जानते हैं कि बेंगलोर से मुंबई बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्यों हम ट्रेन बस से जाएं। तो भाई सबसे ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं तो वो जहाज़ से यानी कि वायुयान से जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए यानी कि वहाँ से वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है, यानी कि लोग सबसे ज़्यादा वायुयान से यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेंगलोर और मुंबई के बीच यातायात का अन्य कोई साधन नहीं है। इसने एग्जैक्ट बोल दिया कि कोई साधन ही नहीं है। क्या कथन में कहीं पर भी ऐसा बोला गया आपसे कि वहाँ पर बेंगलोर में और मुंबई तक जाने के लिए कोई भी यातायात का साधन है ही नहीं, इसलिए लोग अब वायुयान से यात्रा कर रहे हैं? क्या कहीं पर भी कथन में ऐसा बोला है? नहीं बोला। जब नहीं बोला तो सेकंड कैसा हो जाएगा, निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही विकल्प होगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा। अब बताओ समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? 18 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई, और मुझे नहीं लगता कि अपने आप में ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा जिसको आज की ये बात समझ में ना आई हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन में तलाक लेना बहुत सरल है। ब्रिटेन में जो तलाक लेना है यानी कि डिवोर्स लेना एक सरल बात है या बहुत सरल है। ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। भाई ये बताओ,
ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन सी बात कर रही है यहाँ पे? क्या भारतीय लोगों के बारे में बात में कैसी बात कर? गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है। सेकंड निष्कर्ष तो भाई बिल्कुल गलत है। क्या रहा कि भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहिए। भाई जिससे शादी होगी आपकी उसी से तो तलाक लोगे कि किसी दूसरे से तलाक लोगे? भाई बिल्कुल गलत है। मतलब भारत ब्रिटेन जाएंगे तलाक लेने, भाई बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भारतीय वालों के लिए कोई भी बात नहीं की गई। यहाँ पे बात केवल ब्रिटेन के लिए हो रही है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं ना वहाँ पे तलाक लेना बहुत सरल है। अब पहला निष्कर्ष ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। ब्रिटेन के लोग जो है ना बहुत से मतलब अधिक से अधिक लोग जो है ना वो तलाक लेते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन में तलाक लेना क्या हो गया? अभी सरल होगा, तभी तो सरल हुआ है। बताओ, जब लोग तलाक लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो इसका मतलब वहाँ पे तलाक लेना बिल्कुल बात कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी। तो आप कहोगे सर पहला निष्कर्ष इसका पालन करता है क्योंकि बहुधा तलाक लेते हैं, यानी कि जब बहुत ही सरल तलाक लेना है तो इसका मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा तलाक लिए जाते होंगे, तभी तो सरल है। तभी तो सरल है जब ज़्यादा तलाक होंगे। तो इसका मतलब है केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एलजी कंपनी में एक टेलीविज़न सेट्स की बिक्री इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। जो एलजी कंपनी है इसके टेलीविज़न सेट्स की जो बिक्री है इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। अब वही निष्कर्ष को पढ़ेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। दूसरी कंपनी के सेट्स की फ्री घट गई, सेट की बिक्री घट गई है। क्या कैसे पता है कि आपको दूसरे कंपनी के सेट की बिक्री घट गई है? क्या कथन में दूसरी कंपनी के बारे में बोला है? बताओ आप। जब कंपनी के बारे में दूसरी कंपनी के बारे में जब बोला ही नहीं है तो ये निष्कर्ष इस कथन का कैसे पालन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात दूसरी कंपनी की हो रही है। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे एलजी कंपनी ऑलरेडी पहले ही बोल रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि एलजी कंपनी के टेलीविज़न सेट्स की बिक्री पहले नहीं के बराबर थी। यहाँ पर बोला है कि पहले नहीं के बराबर थी, मतलब पहले बिकती ही नहीं थी। अब क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा बिक रही है। भाई यहाँ पे हमें कहीं पर भी कथन में ये नहीं बोला गया है कि टेलीविज़न सेट्स की जो बिक्री है वो पहले इसके बराबर नहीं थी। नहीं बोला है तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट आंसर कर रहा है ना ही सेकंड, क्योंकि हमें तो कथन में जितना बोला गया हमें उसी के हिसाब से आंसर देना है। आपको अपने मन में नहीं पॉइंट को सोच लेनी। तो आपने सोचा कि भाई हाँ हो सकता है कि पहले सेल ना हुई हो, अब ज़्यादा सेल हो रही है, तो आप तुरंत सही कर दोगे। भाई ऐसी माइंड में हमें धारणाएं नहीं लानी है। जितना कथन में बोला जाए उतना ही करोगे, और ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मुझे पक्का पता है कि आप गलती ज़रूर कर दोगे। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, जैसा कथन में बोला जाए उतना करना है। समझ गए ना बात को? चलिएगा आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन कल भी प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और इस क्लास को दोबारा से जरूर कर लेना अपने आप से, दोगुनी स्पीड में वीडियो को लेकर, तो आपको और भी अच्छे से माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। प्राचीन व्यवस्था बदलती है तो नई व्यवस्था का प्रावधान, प्राचीन व्यवस्था बदलती है तो नई व्यवस्था का उसका स्थान ग्रहण करती है। मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं जब बदल जाती हैं तो नई व्यवस्था वहाँ पर लागू हो जाती है, यानी नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है, ये कह रहा है। तो सीधी सी बात है, जो पुरानी व्यवस्थाएं होंगी जब वो बदलेगी तो उसके स्थान पर नई व्यवस्थाएं आ जाएंगी। तो उसका स्थान किसने लिया? नई व्यवस्थाओं ने ले लिया। बिल्कुल सही है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वो जीर्ण हो गए हैं। अच्छा, मतलब पुराने जो विचार हैं उनको त्याग दें। यहाँ पर कहीं पर भी पुराने विचारों की बात नहीं की गई है, ना ही उन्हें त्यागने की बात की गई। तो पहला निष्कर्ष सेकंड वाला कैसा हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। सेकंड वाला निष्कर्ष गलत है बिल्कुल भी। अब पहला ध्यान से समझना, कह रहा है कि परिवर्तन यानी कि बदलना जो होता है ये प्रकृति का नियम है। भाई बिल्कुल बात सही है कि परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है, बदलना एक प्रकृति का नियम है। सीधी सी बात है कि सभी के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। आज जो माहौल, अब आप ऐसे ही अंदाज लगा लो कि 2015 में भारत की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, और अब आपका चल रहा है 2024। अब भाई 2015 से यदि मैं अपने भारत देश की बात करूं, कंपेयर करूं 2015 से 24 के बीच में कितना बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ, तो आप कहोगे सर बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया, बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया। जब इतना परिवर्तन हुआ है तो ये किसका नियम? ये प्रकृति के नियम है। भाई चीज़ें बदलती रहती हैं, हर समय हर चीज़ें बदलती रहती हैं। कब क्या हो जाए, कौन सी घटना घटित हो जाए, कोई पता नहीं है। तो ये क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो भाई सीधी सी बात है कि प्राचीन व्यवस्थाएं बदलती हैं और नई व्यवस्था का स्थान ग्रहण करते हैं, यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये पहला निष्कर्ष इसका पालन कर रहा है, इसका जो है ये पालन कर रहा है भाई। अब आप ये मत कहिए कि सर इसमें प्रकृति के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पर इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहोगे कर रहा है,
क्योंकि जब प्राचीन व्यवस्थाएं बदल रही हैं तो उसके स्थान पर नई व्यवस्था आ रही है। तो ये बदलना क्या, ये प्रवृत्ति का नियम। पहला निष्कर्ष कैसा है, बिल्कुल सही माना जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा भाई, 21 का वाला बिल्कुल सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 22। अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। अच्छा, मतलब जो अच्छाई है ना वो अच्छे से अच्छे शत्रु का भी शत्रु है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में क्या बोला है, निष्कर्ष में क्या बोला भी, ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, निष्कर्ष में कह रहा है कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। अच्छा भाई, आप ये बताइएगा, आप हमें ये बताइएगा कि जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो अच्छाई पसंद नहीं करेगा भाई, वो तभी तो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा जब उसे अच्छाई पसंद होगी, बताओ, है ना। जब व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी अच्छाइयों से ही सर्वश्रेष्ठ बनता है। आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं भाई कि जो व्यक्ति होता है वो अपने गुणों से, अपनी अच्छाइयों से ही सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात, यानी कि नेगेटिव बात की गई है। थोड़ा सा सही बात को आपको उसमें गलत बना दिया गया है कि मतलब व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है और कह रहा है कि अच्छाई पसंद नहीं करते हैं, तो ये कैसा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु, जो भी आपका शत्रु है उसके साथ आपको भलाई करनी चाहिए। भाई ये तो आज की डेट में देखा जाए, आज की डेट में देखा जाए तो भाई एक तरीके से तो गलत भी हो सकता है। पता नहीं भाई आपके शत्रु आपके साथ कब कैसा विश्वासघात कर दे, लेकिन जो हमें अपने किताबी चीज़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो हमें अपने शत्रु के साथ भी भलाई करनी चाहिए। शायद उसका मन पिघल जाए और वो आपसे, जो आपके बीच में जो शत्रुता का भाव है वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाए। तो ये क्या है भाई, ये एक अच्छी बात की गई है। चलो वो एक चीज़ पे आज की जो कंडीशन को देखते हैं उसको एक साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ कथन की। कथन में बोला है कि अच्छाई जो है ना वो अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है, यानी कि जो सबसे अच्छे शत्रु के साथ हमें भलाई करनी चाहिए। तो भलाई का मतलब भाई अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये तो भाई कथन के अनुसार इसका पालन कर रहा है, कर रहा है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला बिल्कुल सही कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा भाई, 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। भाई बिल्कुल बात सही, जब बीमार होगे तो भाई दवा तो खानी पड़ेगी, बिना दवाई के आप ठीक भी नहीं होगे। अब कह रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। भाई अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर कहीं पर भी स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती है? क्यों नहीं होती भाई, जो स्वस्थ होते हैं उनको भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है भाई, हल्का सा। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो कथन के अनुसार हमें आंसर देना, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर भी स्वस्थ लोगों के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों की बात की गई है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। भाई घरों में कैसे, हाँ ये है कि कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग होता तो ये सही हो जाता है। कह रहा लोग, क्या सभी लोग अपने घरों में दवा रखते हैं? भाई गलत हो जाएगा। यहाँ पर लोगों के घर में दवा रखने की बात नहीं कर रहा, इतना बोला कि बीमार लोगों की दवा की ज़रूरत होती है। तो आप कहोगे सर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट पालन कर रहा है, कथन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, और ना ही सेकंड। अब यदि आप हमारी बात करो तो भी मैं तो अपने घर में पर्सनली दवाई रखे रहता हूँ। जैसे नॉर्मली दवाई हैं, जैसे आपका सिर दर्द की दवा हो गई, पेट दर्द की दवा है, नॉर्मल आपका जैसे फीवर आ जाता है, हरारत सा हो जाता है, इनके लिए तो थोड़ी सी सभी के यहाँ मेडिसिन वगैरह अपने यहाँ थोड़ी सी रखते हैं ताकि काम चल जाए थोड़ा सा घर पे। बाकी यदि आराम मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो फिर हम अपने डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाके दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं ना। लेकिन हमें कथन के अनुसार आंसर देना। भाई आप नहीं बस सोच लेना कि सर मेरे घर पे तो दवाई रखी रहती है, तो हम तो बिल्कुल टिक करेंगे कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं तो हमारा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई अरे आप रखते हो, हम भी रखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कथन के अनुसार आंसर ना दें। हमें तो भाई कथन के अनुसार आंसर देना, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। मतलब जितने भी धनधान्य व्यक्ति हैं वो सभी अपने जीवन में कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। भाई ये तो बात एक तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में जितने के जिसके भी पास धन है वो ज़रूरी नहीं कि वो खुश है, उसके भी अंदर कोई ना कोई चीज़ की टेंशन, किसी ना किसी की चिंता ज़रूर बनी रहती है। समझ रहे हैं ना बात को। अब आपको इतना गहरा भी नहीं सोचना है कि आप इतना गहरा सोचने के बावजूद आप वर्तमान कंडीशन को देखते ही आंसर गलत कर लो, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें एग्ज़ाम में। अब भाई निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या बोला है, निष्कर्ष में बोला है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है। भाई सीधी बात है, सभी धनी भी व्यक्ति हैं जो जीवन में खुश रहते हैं। जब आपके पास धन होगा तो भाई धन आएगा तो भाई खुशी ज़रूर होगी। भाई आप भी जानते हो कि जब आप क्या सोचते हो, आप भी सोचते हो कि हमारे पास खूब सारा पैसा हो, हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला है, आप सभी लोग चाहते हो।
तो जब चाहते हो इसीलिए चाहते हो कि हमारे अंदर खुशी हो जाएगी भाई। जब आपके पास खूब सारा पैसा होगा तो आप हमेशा खुश रहोगे भाई। तो ये तो भाई क्या है, धनी और खुश। यहाँ पे बात किसकी हो रही, धन की बात हो रही और खुश की बात हो रही, यानी कि धन होगा तो खुशी होगी। तो ये भी खुशी का सीधा संबंध है भाई। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि धन से जीवन में खुशी आती है भाई। धन और खुशी की बात हो रही है भाई, बिल्कुल बात सही कि जब धन आएगा तो जीवन में खुशी आएगी। जब धन आएगा तो भाई जीवन में खुशी आएगी। तो दोनों निष्कर्ष इसका पालन करते हैं। तो आप क्या कहोगे सर, आपका कौन सा होगा, एफ वाला ऑप्शन सही होगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट भी अनुसरण कर रहा है सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है कथन में वो धन और खुशी को लेकर बात हुई है। किसकी, धन और खुशी। निष्कर्ष फर्स्ट भी सही है और निष्कर्ष सेकंड, क्योंकि धन का संबंध खुशी से है और जब धन आएगा तो खुशी जरूर आएगी। समझ गए ना मेरी बात को। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूँ। मैं स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूँ। अब विकल्प पढ़ेंगे। वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। वह व्यक्ति जो है समाचार पत्र नहीं पढ़ता। क्या यहाँ पर समाचार पत्र पढ़ने की बात की गई है, क्या पता वो पढ़ता भी होगा। यहाँ पर हमें इस व्यक्ति के बारे में नहीं बोला कि वो समाचार पत्र नहीं पढ़ता इसलिए वो रेडियो सुनता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो जाएगा भाई। फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष को पढ़ेंगे भाई। कह रहा है कि ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर पर उपलब्ध नहीं होते भाई, क्या बात कर रहे हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि केवल वाला शब्द तो हमेशा गलत करना है आपको, ये चीज़ हमेशा याद रखो। केवल वाला जहाँ कहीं भी मिल जाए निष्कर्ष में गलत कर देना तुरंत। कह रहा है कि केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं, न्यूज़पेपर में नहीं होते, इसका कहने का मतलब है। तो भाई गलत हो जाएगा भाई। न्यूज़पेपर में भी आते हैं ताज़े ताज़े समाचार, कहते हैं भाई आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। तो ये क्या है, आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे दोनों कथन के अनुसार। ठीक है, चलिएगा। तो कौन सा विकल्प है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है ना ही सेकंड अनुसरण कर रहा है। 25 का ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। रंजन ने किससे का बोला है, रंजन ने लता से कहा है कि मेनका का एक सुंदर सा घर है। रंजन एक सिविल ठेकेदार है। भाई आप ये बताओ, क्या रंजन को ठेकेदार यहाँ पर हमें कथन में बोला गया है। रंजन ने सिर्फ लता से इतना ही तो बोला था कि मेनका का घर सुंदर है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि रंजन ने मेनका के घर का ठेका लिया था सुंदर बनाने का। भाई गलत। यहाँ पर कहीं पर भी रंजन एक सिविल ठेकेदार के बारे में बात नहीं कही गई है कथन में। तो ये कथन का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। लता का घरों का शौक है। भाई क्या यहाँ पर लता के घरों के शौक के बारे में आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी बात बताई गई हो तो बताओ। नहीं की गई है ना। इतना ही तो है, रंजन ने लता से कहा था कि मेनका का एक सुंदर घर है, लेकिन ये थोड़ी कहा कि लता को घरों का शौक है। यहाँ पर लता के घरों के शौक के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो ये भी गलत है। तो ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। आज का दोस्तों हमारा सेकंड और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। और कल इस कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे। कल इसकी अंतिम क्लास होगी, कल ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कल 27 क्वेश्चंस और लेकर आएंगे, जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। यानी कि लीला ने एक फिल्म देखी तो उसे फिल्म पसंद आई होगी, तो उसने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने के लिए कहूँगी कि ये फिल्म ज़रूर देखो। लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया है। वह चाहती है कि उसके दोस्त भी, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख लेना, वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह क्या चाहती है कि उसके जो दोस्त हैं ना लीला के, वो भी चाहती है कि उसके जो दोस्त हैं लीला के वो भी फिल्म को देखें। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख लेना है, वो भी चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। ठीक है भाई, चलिएगा अब आंसर करिएगा। लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। भाई आप ये बताओ लीला कहाँ पर गई थी। लीला तो फिल्म ही तो देखने गई थी। लीला फिल्म ही तो देखने गई थी। जब उसे फिल्म अच्छी लगी होगी तभी तो वो सुझाव देगी। यानी कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। भाई आप किसी भी थिएटर में जाओ, फिल्म का तो आनंद लोगे ना भाई। बिल्कुल बात सही। तो पहला निष्कर्ष कैसा भाई, इसका पालन करता है। पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, इसका पालन कर रहा है।
कह रहा कि वह चाहती कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें, तो भाई वही तो बोला है क्वेश्चन में, कथन में, कि वो सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। यानी कि वो चाहती है कि उसके फिल्म दोस्त भी देखें, यानी कि वो चाहती क्या, उसके दोस्त भी फिल्म देखें। तो सेकंड वाला भी कैसा है, पालन कर रहा है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो 27 का ऑप्शन नंबर एफ बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। 27 का एफ हो जाएगा। यानी कि लीला ने तो फिल्म का आनंद लिया, जब उसने फिल्म का आनंद लिया तो वह बोली कि मैं अपने दोस्तों का इसका सुझाव दूंगी कि वो भी इस फिल्म को देखें। यानी कि लीला चाहती है कि उसके दोस्त भी उस फिल्म को देखें। तो यानी कि यहाँ पर दोनों निष्कर्ष इस कथन का पूर्ण तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। समझ में आ गया ना मेरी बात को, समझ गए सभी लोग? चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, ये कथन और निष्कर्ष का मैंने अपनी ओर से भाई आप लोगों को 100% समझाने की कोशिश की। और यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे होंगे तो भाई चीज़ें आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊँ और समझ में ना आए। भाई मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, आपके जो भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें, ताकि वो इस अब क्लास के इस चैप्टर में जिसको भी अपना इस चैप्टर को जिसको कम समझ में आता हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता हो, तो भाई उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कल इसका पार्ट 2 और हम लाएंगे, जिसमें और भी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे, जो कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको लगा हो कि भाई आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है और आपने अच्छे से समझाया और मुझे चीज़ें भी समझ में आई, तो भाई एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आप हमारी डेली क्लासेस से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है भाई, तो चलिएगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।